नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका राज्य और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। आपके राज्य की शुरुआत करूंगी फर्रुखाबाद से मिल रही खबर से। फर्रुखाबाद में बकरीद और अन्य त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुल लाठर और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। डीएम ने कहा कि सड़क पर नमाज और खुले में कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। सभी धार्मिक आयोजन केवल निर्धारित स्थलों पर ही किए जाएंगे। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी गई है और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। लेकर धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर निर्देश दिए हैं। किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था निजाम की बात करेंगे जिलाधिकारी फर्रुखाबाद। बकरीद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था क्या इंतजाम की प्रशासन ने? जनपद फर्रुखाबाद में शुक्रवार को पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी, जो कि सभी धर्म गुरुओं के साथ की गई थी, जहां पर पुलिस विभाग भी उपस्थित था। जनपद में 171 मस्जिद हैं और 58 ईदगाह हैं। सभी पर नमाज पढ़ी जाएगी। सभी से ये अनुरोध किया गया है कि जैसे जनपद में पहले शांतिपूर्वक ये त्योहार मनाया जाता है, वैसे ही आगे भी मनाया जाएगा। और सभी को निर्देशित किया गया है कि जहां पर ट्रेडिशनल रूप से जहां पर कुर्बानी दी जाती थी वहीं पर दी जाएंगी। उनके प्रॉपर डिस्पोजल के लिए ईओ को निर्देशित किया गया है। साथ ही ईओ को प्रॉपर वाटर सप्लाई और बिजली लगातार कॉन्टिन्यूस बिजली के लिए भी निर्देशित किया गया है। और सफाई कर्मचारियों की सघन रूप से ड्यूटी लगाने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार का डिस्पोजल इधर उधर ना फैले। शासन गाइडलाइन है मैडम, सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। ये भी निर्देशित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा और जितना भी यदि भीड़ ज्यादा हो जाती है, क्राउड ज्यादा है, तो उसको टर्न्स में नमाज पढ़ी जाएगी। फतेहपुर के जहानाबाद थाना क्षेत्र के चंदीपुर गांव के पास गौकशी की घटना सामने आने से इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों को मौके पर गौवंश के अवशेष मिलने के बाद मामले की जानकारी हुई, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना के बाद स्थानीय लोगों, हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है और आसपास के क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि जनपद फतेहपुर के जहानाबाद थाना क्षेत्र में एक गौवंश मृत पाया गया है। क्या कुछ मामला है, आइए जानते हैं। जी, आज सुबह 11 बजे सूचना मिलती है थाना जहानाबाद पर कि वहाँ पर एक गांव है चंदीपुर। वहाँ पर एक खेत है। खेत की साइड में एक गौवंश जिसके पैर बांधे हुए थे, वो मृत स्थिति में मिलता है। जब सही से वहाँ पर डॉक्टर्स को भी बुलाया जाता है और फील्ड यूनिट को भी बुलाया जाता है, पता चलता है कि जो गौवंश को मारा गया है उसके गले पर धारदार हथियार से वार करके उसका गला काटा गया था। और इसमें सभी तथ्यों पर हमारी विवेचना चल रही है। अभी आसपास के लोगों से पूछताछ चल रही है और इसमें करीब 5 से 6 लोग हमने हिरासत में ले लिए हैं। और सभी एंगल्स पे कि किस वजह से ये गौकशी घटना हुई है या किसी और रिचुअल्स की वजह से घटना कारित करी गई है, सभी उस पर विवेचना चल रही है और बहुत जल्दी इसका खुलासा कर दिया जाएगा। क्या कुछ कोई ऐसा तथ्य सामने आया जो नई चीज सामने आ रही हो? अभी जिस तरह से घटना कारित करी गई है और जिस तरह पे उसकी बॉडी पे कट के निशान थे गौवंश पे, तो संभावना है कि ये किसी और रिचुअल के तहत भी ये घटना कारित की जा सकती है। तो उस एंगल से भी इस पर एक विवेचना हमारी चल रही है। जैसा कि जहानाबाद थाना क्षेत्र में गौवंश का मामला सामने आया था, तो उस पर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर ने स्पष्टीकरण दिया है। क्या कुछ नई अपडेट आती है? मैं सुशील शुक्ला, सुदर्शन न्यूज, फतेहपुर। और अब बात करेंगे कानपुर की। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग युवती ने पूर्व प्रधान और उसके साथी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है 5 मई की रात उसे कार में जबरन बैठाकर छेड़छाड़ की गई और विरोध करने पर उसके भाई पर हमला किया गया है। पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। आरोप है कि नामजद आरोपी लगातार धमकी दे रही है और तेजाब डालने की बात कह रही है। पीड़िता का कहना है कि परिवार डरा हुआ है और न्याय की मांग कर रहा है। मैं तुम्हारा आज पुलिस कमिश्नर के यहाँ आए थे, क्या हुआ? यहाँ आए, एप्लीकेशन दी गई है और क्या बोलते हैं हमारे साथ घटना हुई है 5 मई राकेश होटल ढाल उतरने के बाद बीच में हुई है। उससे पहले वहाँ कोई कैमरे भी नहीं लगे हुए हैं और मेरी बहन 8:30 बजे की समय बहन के यहाँ से आ रही थी, तो उसको क्या बोलते एकदम से छेड़खानी की ने और पकड़ी ने, उसके कपड़े पड़े फाड़ दी ने। और अशोक प्रधान गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी चलाते के समय उतरे, जब उसके कपड़े पड़े फट गए तो बउआ से ये बोला गया है कि इसको गाड़ी में खींच के भरो। अशोक प्रधान का जो बउआ साथी,
तो उसको गाड़ी में जब खींचने लगे, भरने लगे, तो इसने चिल्लाया, बड़बड़ाया। फिर ये कस के चिल्ला के जब वहाँ से भागी है, भागने के बाद घर आई है, जब मुझको बताई से, तो मैं जब पहुँचा हूँ कि मैंने समझाने के लिए गया हूँ, तो मुझको इतनी बुरी तरीके से मारा कि मेरा राइट हैंड का शोल्डर हाथ टूट गया है और लेफ्ट हैंड हाथ में चोट आ गई है और क्या बोलते हैं फ्रैक्चर है। और उसके बाद फिर अब दबाव डाला जा रहा है कि अगर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। और मेरी बहन को जिस दिन गवाही दे के गई है 22 तारीख को, उस दिन ये बोला गया है कि अगर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो आपके मुंह पे तेजाब फेंक देंगे, आपको गाड़ी में भर ले जाएंगे। क्षेत्रीय थाने में आपने शिकायत करी थी? कल्याणपुर थाने में मैंने शिकायत करी है, सब कुछ मुकदमा हो गया है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और मैं जब बोलता हूँ वहाँ जाता हूँ। क्या घटना हुई थी आपके साथ? मैं सर छेड़छाड़ हुई थी मेरे साथ, और क्या कहते कपड़े वपड़े फाड़ दिए थे मेरे, और जाति पाति को लेके गालियां देते हैं। कौन लोग थे? अशोक प्रधान और उनके साथी बउआ। कब की घटना है ये सर 5 मई की। तो थाने में शिकायत करी थी आपने? हाँ जी। कौन सा थाना लगता है? कल्याणपुर। वहाँ पे क्या उन्होंने बोला? उन्होंने सर कुछ नहीं बोला, वो कहते हैं कि घर जाओ, हम समझौता करा देंगे, ये कर देंगे, बाकी तो और कुछ बोलते ही नहीं है वो। क्या पुलिस समझौते के लिए दबाव बना रही है? हाँ जी सर। अभी कहाँ पे आएंगे? हम पुलिस कमिश्नर के यहाँ। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने भी यही बोला कि आप जाइए, बाकी हम कार्रवाई अपनी करते हैं। तो आप क्या मांग करते हैं? हम मांगते कानपुर के बिदनू थाना क्षेत्र के सपई गांव में जानलेवा हमले के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पीड़िता शिवानी ने डीसीपी साउथ कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। आरोप है कि 3 मई 2024 को उसके पिता विजेंद्र कुमार पर 7 लोगों ने मिलकर लात, घूंसो, बेल्ट और अन्य हथियारों से जानलेवा हमला किया है, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामले में पहले साधारण धाराओं में मुकदमा दर्ज होने पर नाराजगी जताई गई। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने जांच दरोगा को 307 जोड़ने और 1 सप्ताह में गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। क्या नाम बेटा आपका? ये कौन है आपके? आपकी क्या समस्या? आज डीसीपी साउथ कार्यालय में क्यों आए आप लोग? हर जगह गए, वो कमिश्नर कर गए, उनके यहाँ भी गए, एसपी जी के यहाँ भी गए, थाने चौकी दौड़ के हम इतना थक गए हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा कहीं भी। तब आज यहाँ पे आए तो इन्होंने हमसे ये कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई करी जाएगी। अब हमें थोड़ा प्रेरणा मिली कि शायद कोई कार्रवाई हो, क्योंकि वो लोग घूम रहे हैं, हमें धमकियाँ भी देते हैं। गिरफ्तारी नहीं हो रही और ना हमारी कहीं सुनी जा रही है, तो मैं अंत में डीएसपी साथ में आया हूँ। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हमको अनुशासन दिया है कि 8 दिन में सारी गिरफ्तारी हो जाएगी। 1 हफ्ते के अंदर। अच्छा, कितने अभियुक्त हैं? 7। आपके ऊपर जो 3 मई को हमला हुआ था वो किन लोगों ने किया था? गाँव के सपई के हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सोमवार को संभल दौरे पर रहे। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए विकास और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा संदेश दिया है। भाजपा कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। डिप्टी सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है और संभल को नंबर 1 जिला बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और सिंदूर वाटिका का लोकार्पण कर उसे राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बताया। लंबे समय से संभल में आने जाने का अवसर आप सबके बीच में रहा है और संभल उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिक एजेंडे में सैकड़ों वर्षों से और इधर आजादी के बाद से संभल विकास की जो राह देख रहा था, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको आगे बढ़ाने का इंतजार कर रहा था संभल। और मुझे कहने में गर्व हासिल है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की अगुवाई में संभल विकास के मामले में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश में, चाहे सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, जो आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस मामले में तो संभल नंबर 1 पर आ ही रहा है। हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी आगे बढ़ाने में पूरे देश दुनिया में सनातन संस्कृति के संभल का नाम है और रहेगा। और इसे और हम सब जानते हैं यहाँ किस ढंग से केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स
जिसके तहत हमारे लोगों को दबाने। संभल में बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आया। डीएम अंकित खंडेलवाल और एसपी कृष्ण कुमार विष्णुई ने भारी पुलिस बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च और फुट पेट्रोलिंग की। अधिकारियों ने चौधरी सराय, घंटाघर, सराफा बाजार सहित संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। एसपी ने बताया कि जिले में 835 स्थानों पर नमाज अदा की जाएगी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज बकुर्बानी नहीं होगी। सोशल मीडिया पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। ईद का जो पर्व है वो 28, 29, 30 तारीख को मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत मेरे और कतम साहब के द्वारा पीस कमेटी की मीटिंग पहले ही कर ली गई थी। पूरे जनपद को 5 जोन और 16 सेक्टर में बांटा गया है। सभी में मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा चुका है। इससे अतिरिक्त ईदगाह और मस्जिद मिलाकर के लगभग 828 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर नमाज पढ़ी जाएगी और सभी से वार्ता कर ली गई है। जिला स्तर पे, मोहल्ले स्तर पे, थाना चौकी सभी स्तर पे पीस कमेटी के माध्यम से सभी से बात हो चुकी है। 14 ऐसे कुर्बानी स्थल हैं जहाँ पर कुर्बानी दी जाती है। सबको ये बड़ा स्पष्ट तौर पे बता दिया गया है कि किसी भी तरह का जनपद संभल में चंद्र दर्शन के अनुसार जो बकरीद है उसका त्योहार है वो मजहब के जो भी फॉलोअर्स हैं उनके द्वारा मनाया जाएगा। इसके मार्फत आज यहाँ पे डीएम साहब के और हमारे द्वारा फुट पेट्रोलिंग की गई है, फ्लैग मार्च भी किया गया है, लोगों से वार्तालाप भी किया गया है। कुल 728 जगहों पे यहाँ पे नमाज पढ़ी जाएगी और 107 के आसपास ईदगाह हैं, तो कुल 835 के जगहों के आसपास नमाज पढ़ी जाएगी। इन सभी जगहों पे ड्यूटीज हैं वो भी लगा दी गई है। उसके साथ साथ समय से नमाज हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, कोई भी किसी पब्लिक प्लेस पे नमाज ना पढ़े। इन सब के लिए पीस कमेटी की बैठक है वो मोहल्ला स्तर पे कर ली गई है, संपन्न कर ली गई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग हैं जितने भी जो पीस कमेटी की मीटिंग के अंदर दिए गए दिशा निर्देश हैं उनको फॉलो करेंगे। उसके साथ साथ यह भी उल्लेखनीय है कि कोई भी पब्लिक प्लेस पे नमाज नहीं पढ़ेगा। लाउड स्पीकर का जो रूल है उसको अक्षर से उसका पालन किया जाए। कुर्बानी के जो निर्धारित स्थल हैं वहीं पे कुर्बानी की जाए, उसको गार्डेड तरीके से कुर्बानी की जाए, किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर कुर्बानी ना की जाए। और संभल के गुन्नौर थाना क्षेत्र में महिला की संदिग्ध जलकर मौत मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि महिला को आत्मदाह के लिए उसके प्रेमी ने ही उकसाया था। पुलिस ने आरोपी कल्याण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में हत्या की धाराओं को बदलकर अब बीएनएस की धारा 108 के तहत कार्रवाई की गई है। जांच में पता चला कि भूमि विवाद, प्रेम संबंध के चलते यह घटना हुई। पुलिस के अनुसार महिला ने खुद पर डीजल डालकर आग लगाई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। जलाकर मारने वाला प्रकरण था, क्या मामला है? अवगत कराना है कि दिनांक 18 मई 2026 को थाना गुन्नौर पर वादी अमरीश द्वारा सूचना दी गई कि उसकी बहन को गांव के शिवराज व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति द्वारा तेल डालकर आग लगाकर भाग गए हैं, जिसकी उपचार के दौरान उसकी बहन की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही पीड़ित टीम को बुलाया जाकर साफ संबंधी कार्रवाई करवाई गई। मृतका के शव का पंचायतनामा करवाकर पोस्टमार्टम करवाया गया था और घटना के शीघ्र व सफल अनावरण हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस टीमों का गठन किया गया था। और इसी क्रम में जो घटना का मुख्य अभियुक्त है कल्याण पुत्र रामरतन निवासी ग्राम रसूलपुर को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ में उसने बताया है कि मृतका व उसके आपस में प्रेम संबंध थे और जो थाना गुन्नौर पर जो नामजद एफआईआर में जो आरोपी शिवराज है उसका मृतका से कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। मृतका अपने घर का निर्माण कर रही थी, उसमें नींव भरवाने हेतु मिट्टी डलवा रही थी, तभी शिवराज ने उस पर आपत्ति की थी। इससे मृतका शिवराज से नाखुश थी और उसने यह बात अपने प्रेमी कल्याण को बताई, तो कल्याण ने उसको उकसाया कि अपने तेल डाल के आग लगा ले और इससे हम शिवराज को फंसा देंगे। इसी तरह 17/18 की रात्रि में जब कल्याण अपने प्रेमिका से बात कर रहा था तब उसने उसको आइडिया दिया और उसको उकसाया कि आग लगा ले और इस पर मृतका द्वारा खुद को ही आग लगा। प्रयागराज के जसरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यहां मरीजों के लिए आई सरकारी दवाइयां और जांच किट कचरे के ढेर में फेंकी गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल में मरीजों को मुफ्त दवा देने के बजाय बाहर से दवा खरीदने, निजी लैब में जांच कराने के लिए मजबूर किया जाता है। मामले में कमीशनखोरी और लापरवाही के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लोगों ने उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
खबर आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर सुशील कुमार की हत्या मामले का पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। जमीन की खरीद फरोख्त और पैसों के विवाद में उसके दोस्त उमाशंकर उर्फ पिंटू यादव ने अपने साथी वीरेंद्र उर्फ बिंटू यादव के साथ मिलकर साजिश रची। पुलिस जांच में सीडीआर, पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट से पूरा सच सामने आया। पूर्व योजना के तहत सुनसान रास्ते पर ले जाकर सुशील कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर तमंचा और कारतूस बरामद किया है। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया है। क्या खुलासा है और क्या निकल गया है? मुबारकपुर थाना क्षेत्र में एक सुशील नाम के व्यक्ति की गोली मार के हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तुरंत मेरे द्वारा और अधिकारियों द्वारा, पुलिस की टीमों द्वारा और जो हमारी फील्ड यूनिट है उसके द्वारा तुरंत मौके पर पहुंच के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जांच शुरू की गई। इसमें जो मृतक का पोस्टमार्टम है वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के साथ कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि मृतक को दाहिने कान के ऊपर गोली सटाकर मारी गई है। जो साथ में उसके जो व्यक्ति था उसने जो कहानी बताई और जो उसने तथ्य बताए, उनकी जब गहनता से जांच की गई, उनका जब सत्यापन किया गया तो उसमें उसी की संलिप्तता सामने आई। इन सबूतों को और साक्ष्यों को और बेहतर तरीके से संकलित करने के लिए मेडिको लीगल सेल लखनऊ की जो मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स, बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स और फोरेंसिक साइंस के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी टीम को बुलवाया गया और उनकी टीम द्वारा यहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो वीडियोग्राफी और जो एक्सरे हुआ था उसका अवलोकन किया गया। इसके अलावा मौके पर जो गाड़ी थी उसका उनके द्वारा अवलोकन किया गया और बैलिस्टिक एग्जामिनेशन जो बुलेट ट्रेजेक्ट्री का होता है वो उनके द्वारा किया गया और घटनास्थल जो है उस पर पहुंच के क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। इन सब चीज़ों से ये तथ्य सामने आया कि जो मृतक के साथ ड्राइवर सीट पर मौजूद उमाशंकर जो मौजूद था उसके द्वारा ही मृतक के दाहिने कान के ऊपर सटाकर गाड़ी के अंदर से ही गोली मारी गई थी और इसको दूसरों को फंसाने के लिए और घटना को दूसरा रूप देने के लिए उसके द्वारा एक अपने साथी आजमगढ़ पुलिस ने सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। रानी की सराय थाना क्षेत्र से 3 आरोपियों राहुल कुमार, राकेश यादव, प्रदीप यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोप है कि ये लोग सीआरपीएफ और बीएसएफ और आईटीबीपी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवाओं से मोटी रकम वसूल रही थी। जांच में फर्जी दस्तावेजों के जरिए भर्ती कराने की बात सामने आई। पुलिस ने बताया गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी। आजमगढ़ में सैनिक बल के में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी निवास प्रमाण पत्र करने वाले ठगी का भंडाफोड़ हुआ है। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, पुलिस अधीक्षक कार्यालय की जनसुनवाई में एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी जिसमें सीएपीएफ में नौकरी लगाने के नाम पर और फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाया गया और उसके आधार पर नौकरी दिलवाई गई। ऐसी और फिर पैसे की ठगी की गई, ऐसी एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी जिस पर जांच कराई गई। जांच में जब तथ्य प्रकाश में आए और सही पाए गए तो उसमें तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें गैंग के 3 लोगों के विरुद्ध 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। शेष को चिन्हित किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी 3 टीमें गठित की गई हैं। उन अन्य लोगों की गिरफ्तारी की सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा इसमें गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी इनके द्वारा जो अवैध रूप से संपत्ति कमाई गई है उसको कुर्क किया जाएगा। सर, कितने लोग ठगी का शिकार हुए और लगभग कितने का मामला होगा? देखिए, अभी सभी तथ्यों की गहनता से जांच चल रही है और भी लोगों के साथ ठगी होने की संभावना है और कुछ लोग और भी इसमें आए हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है। उन सभी पर जांच चल रही है और सभी पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आजमगढ़ के अलावा और कौन कौन जिले इसमें शामिल? देखिए, अभी तो आजमगढ़ के ही लोग जनसुनवाई में प्राप्त हुए हैं जिनकी साथ ठगी हुई है, पर जैसे जैसे मीडिया के माध्यम से पब्लिसिटी होगी तो और भी लोगों के आने की संभावना है। जो अभियुक्त हैं उनकी जो है आजमगढ़, मऊ, बलिया और अन्य क्षेत्रों में भी उनके नेटवर्क व्याप्त है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान? गिरफ्तार अभियुक्त 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनमें से एक राहुल। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए हाईवे पर बाइक से खतरनाक स्टंट करना एक युवक को भारी पड़ गया। नेशनल हाईवे 28 पर स्टंट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बाइक को सीज कर बीएनएस की धाराओं 170, 126 और 135 के तहत कार्रवाई की है। युवक की पहचान साबिर अहमद के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा इस तरह के
धोखेबाजी से न केवल अपनी जान बल्कि दूसरों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है। वीडियो जो वायरल हुआ था उसमें गिरफ्तारी हुई है सर, क्या है? देखिए, थाना गंभीरपुर क्षेत्र अंतर्गत एक वीडियो संज्ञान में आया था जिसमें एक व्यक्ति लापरवाही पूर्वक अपना वाहन चला रहा है और उसके साइलेंसर से जो है शोले या अंगारे टाइप के निकल रहे हैं। इस वीडियो का तत्काल पुलिस टीम द्वारा संज्ञान में लिया गया। वह वाहन को और व्यक्ति को चिन्हीकरण कराते हुए और कठोर कार्रवाई करते हुए व्यक्ति को हिरासत में लेकर के और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 151 की कार्रवाई की गई। पुलिस टीम आजमगढ़ व यातायात की पुलिस टीम आजमगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से अपील की जाती है कि लोग अपना वाहन जो है वो सावधानीपूर्वक चलाएं। किसी प्रकार का रील बनाना, स्टंटबाजी की कार्रवाई से न सिर्फ अपना जीवन आप संकट में डालते हैं बल्कि दूसरों का जीवन भी संकटापन्न उत्पन्न होता है। तो आप सभी से अपील है कि शांतिपूर्वक तरीके से, सावधानीपूर्वक तरीके से अपना वाहन चलाएं और इस प्रकार का कोई कृत्य न करें, अन्यथा पुलिस को कठोरतम कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सर, स्टंटबाजी का वीडियो जो वायरल हुआ था उसमें गिरफ्तारी हुई है सर, क्या है? देखिए, थाना गंभीरपुर क्षेत्र अंतर्गत एक वीडियो संज्ञान में आया था जिसमें एक व्यक्ति लापरवाही अमेठी के तेलोद से 200 बेड अस्पताल में नवजात बच्चा बदलने के आरोप से हड़कंप मच गया है। सरदारगंज मजेर मत्तेपुर की एक महिला ने अस्पताल की नर्स और आशा बहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है डिलीवरी के बाद उन्हें एक बच्चा दिखाया गया, लेकिन बाद में उन्हें दूसरा बच्चा सौंप दिया गया। इस बात को लेकर अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। लड़का पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुए के बाद हमें पेटे पकड़ा देंगे, बताएंगे जो है कि लड़का पैदा हुआ है। तो फिर जो है कि हमसे लड़का जैसे उठा के पेटे पर से बाहर लेके चली गई हैं और हमका जो है मिला 9 बजे पैदा हुआ है, 3-3:30 बजे जो है लड़का। और फिर आशा से पूछने पड़े, हमका आशा से उनका बच्चे लड़का कहाँ है, तो कहेंगे उनके लड़का हम नहीं जाए, हमें का पता का हमका दिही न हमें, तो हमका कहा तुम्हारा काका लिए हैं, कहीं ना है मैं तो हम तो बाहर दौड़े हमें तो फिर नहीं दिहन लड़का। थोड़ी देर के बाद जो नर्से रही, नर्से कहें भाई बच्चा दिखा दियो ना निकाल, बच्चा दिखा दियो निकाल, बच्चा लेके आए हैं बगल। फतेहपुर की बिद्दकी तहसील के चांदपुर थाना क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान परिवर्तन दल ने बड़ी कार्रवाई की। जांच में सामने आया ग्राम कोह के 3 लोगों द्वारा निजी नलकूपों में बिना अवैध कनेक्शन के एलटी लाइन से सीधे कटिया डालकर बिजली का अवैध उपयोग किया जा रहा था। लगभग 7.5 HP कृषि पंपों में चोरी से बिजली ली जा रही थी। मौके पर कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला, रिपोर्ट पर हस्ताक्षर भी नहीं किए गए। परिवर्तन दल ने साक्ष्य जुटाकर एंटी पावर थेफ्ट थाना में मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि जनपद फतेहपुर की बेंदकी तहसील पे 3 लोगों के नाम बिजली चोरी का मुकदमा लिखा गया है। क्या कुछ मामला है, आइए जानते हैं। इसमें सर मुझे ये बताना है कि एक मुझे कंप्लेंट प्राप्त हुई थी मेरी हायर अथॉरिटी से, जिसमें जांच के आदेश दिए गए थे। उसमें मैंने जो है अपनी विजिलेंस टीम को वो लेटर के माध्यम से जांच के आदेश दिए थे। तो जांच के दौरान 3 लोग जो है PTW के कनेक्शन थे जो चोरी करते पाए गए थे, जिनके खिलाफ जो है सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है बिजली चोरी का। लगभग कितने की चोरी हुई होगी? ये लगभग 30 HP की चोरी थी। 3 कनेक्शन थे, 10 HP का कनेक्शन होता है, तो 30 HP की चोरी थी पाई गई थी। ऐसे लोगों पर आगे भी कार्रवाई होती रहेगी? बिल्कुल होती रहेंगी। देखिए, इसके लिए प्रशासन भी सख्त है। वर्तमान में आप भी देख रहे हैं कितनी गर्मी पड़ रही है और बिजली की कितनी दिक्कतें हो रही हैं, और इस तरह की जो अवैध कनेक्शन चलते हैं उसकी वजह से ओवरलोडिंग बढ़ती है, फिर हमारा सिस्टम ड्रॉप होता है, और जो हमारा सही उपभोक्ता होता है या लीगल कंज्यूमर होता है उसको प्रॉपर विद्युत आपूर्ति नहीं मिल पाती। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए भी और निरंतर की भी जाएगी। निश्चित रूप से बड़ी चोरी है और एक ही परिवार के, एक ही घर के सदस्यों ने इस तरीके से चोरी कर रखी है, तो कहीं ना कहीं राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। मैं सुशील शुक्ला, सुदर्शन न्यूज, फतेहपुर। आपको बता दें कि जनपद फतेहपुर की बेंदकी तहसील कानपुर के सरसौल क्षेत्र स्थित श्रीमती रामकली इकबाल बहादुर ऑनलाइन सेंटर पर SSC GD परीक्षा के दौरान बड़ा हंगामा हो गया। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कुछ छात्रों को तय समय से पहले ही परीक्षा केंद्र के अंदर बुलाकर प्रश्न पत्र बांट दिए गए। इस बात को लेकर बाहर मौजूद परीक्षार्थियों ने विरोध शुरू कर दिया है, जो देखते ही देखते उग्र हो गया। गुस्साए अभ्यर्थियों ने हाईवे जाम कर दिया है, निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। विवाद बढ़ने पर सभी परीक्षार्थियों को केंद्र से बाहर निकाला गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन जाँच में जुट गया है। हंगामा किया था, सड़क पे जाम भी लगा, क्या मामला था, किस तरीके से हंगामा हुआ था?
देखिए, आज महाराजपुर थाना क्षेत्र में रामकली कॉलेज में एसएससी जीडी की परीक्षा थी, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण वहाँ पर परीक्षा को कैंसिल करना पड़ गया, जिसके बाद वहाँ जो विद्यार्थी थे उन्होंने इसका विरोध किया और बहुत समझाने पर फिर वो शांत हुए, उन्होंने बात समझी और फिर वहाँ से उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन करके वहाँ से गए। हंगामा किया था, सड़क पे जाम भी लगा, क्या मामला था, किस तरीके से हंगामा हुआ था? देखिए, आज महाराजपुर थाना क्षेत्र में रामकली कॉलेज में एसएससी जीडी की परीक्षा थी, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण वहाँ पर परीक्षा को कैंसिल करना पड़ गया, जिसके बाद वहाँ जो विद्यार्थी थे उन्होंने इसका विरोध किया और बहुत समझाने पर फिर वो शांत हुए, उन्होंने बात समझी और फिर वहाँ से उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन करके वहाँ से गए। हंगामा किया था, सड़क पे जाम भी लगा, क्या मामला था, किस तरीके से हंगामा हुआ था? देखिए, आज महाराजपुर थाना क्षेत्र में रामकली कॉलेज में एसएससी जीडी की परीक्षा थी, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण वहाँ पर परीक्षा को कैंसिल करना पड़ गया, जिसके बाद वहाँ जो विद्यार्थी थे उन्होंने इसका विरोध किया और बहुत। कानपुर में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया, जहां आरबीआई का जीएम बनकर एक रिटायर्ड जेई से 95 लाख रुपए की ठगी की गई है। सेंट्रल जोन पुलिस ने इस मामले में पति पत्नी दीपक निगम से रिटायर्ड जेई हैं, उन्होंने शिकायत दी थी। जांच में सामने आया फिशिंग साइट और फर्जी कॉल के जरिए खुद को आरबीआई अधिकारी बताकर पॉलिसी भुगतान के नाम पर धीरे धीरे रकम वसूली गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। देखिए, जितेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति हैं जो कानपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने थाना नज़ीराबाद पर एक सूचना दी थी कि उन्होंने वो निर्माण निगम में जेई के पद पर नियुक्त थे। अपनी नियुक्ति के दौरान उन्होंने 26 इंश्योरेंस पॉलिसीज़ विभिन्न कंपनियों से खरीदी थी। कुछ पॉलिसी में कुछ प्रीमियम गए और बाद में उनकी पॉलिसीज़ जो थी वो ब्रेक हो गई थी। फिर ब्रेक होने के बाद उन्होंने, जब वो रिटायर हुए हैं, फुर्सत मिली है, तो उन्होंने जो प्रीमियम इनका जा चुका था उसको वापस लाने के लिए गूगल पे जा कर के तलाश करी कि किस तरह से हमारे ये पैसे वापस आ जाते हैं। उसी समय एक फिशिंग साइट पर ये गलती से चले गए और वहाँ पे जो आरबीआई की साइट थी उस साइट पर गए। वहाँ पर एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मिली जिससे उन्होंने संपर्क स्थापित किया। तो सामने वाले ने उन्हें आरबीआई का जीएम खुद को बताया और बताया कि ये इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के पैसे वापस करा देंगे। उस फिशिंग साइट्स के थ्रू ये लगातार उनके संपर्क में बने रहे और धीरे धीरे करते करते झांसे में ला करके इनसे 95 लाख रुपए जितेंद्र कुमार से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिए। ये पैसे इनकी जो दोषी है उसके और उसकी पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए। इस सूचना के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। विस्तृत विवेचना की गई और विवेचना में दोनों जो अभियुक्त थे, पति पत्नी दोनों अभियुक्त हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से जो ईमेल आईडी जिस लैपटॉप में चल रही थी, जिसमें फिशिंग साइट्स बनाई गई थी, उनको कब्जे में ले। सर इनकी बात मेरी 2022 से 23 में हुई है और इन्होंने मुझे कॉल किया था। कोई साइट मैंने बनाया नहीं था। गलती यही है कि मेरे पैर का ऑपरेशन था, मुझे पैसे की नीड थी और इनको अपनी पॉलिसी पर निकालने का नीड था। सर इनके अनुसार जो है 85 लाख रुपए मुझे भेजा गया। मैंने कभी अपना स्टेटमेंट चेक नहीं किया सर। कैसे झांसे में देते थे, क्या बताते थे इनको? सर इनको आरबीआई का मैनेजर बताता था। अच्छा, कहाँ से तुम्हारे दिमाग में आ गया है कि इस तरीके का अधिकारी बन गया? सर कभी ऐसा कुछ नहीं था। जी क्या पुलिस ने इसे पकड़ लिया क्या? नहीं सर, गलती की है। क्या बोलता है? पत्नी के अकाउंट में मैंने अपने अकाउंट से पैसा भेजा है, बस इतना ही रोल। उनको कुछ भी नहीं पता है सर। जी बस यही दो, नहीं कोई नहीं सर। 2022 से 23। अच्छा, कब कितना? नियमों का उल्लंघन कर व्यावसायिक उपयोग किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोचिंग के समय भारी जाम लग जाता है, जिससे एम्बुलेंस तक फंस जाती है। प्रशासन ने चेतावनी दी है, जवाब न मिलने पर भवन को सील भी किया जा सकता है।
जनपद के शहर मुरादाबाद क्षेत्र में आपको बता दें, बीते दिनों लगातार जो बात चल रही थी, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इस बिल्डिंग को नोटिस दिया गया था, मानक अनुसार मानचित्र इसका पास नहीं करवाया गया है, जिसके चलते इस बिल्डिंग का, और आप देख सकते हैं किस तरह ये जो नोटिस में बात कही गई है, ये रोड किस तरह पूरी बंद कर ली गई है, आधी रोड घेरी जा चुकी है, जिसके चलते ये रास्ता यहाँ पर बंद हुआ है। और जो सेटबैक के जो मानक हैं एमडी के, उसके अनुसार इसे कोई भी परमिशन नहीं दी गई है। जो मानचित्र इन्होंने पास कराया वो एक कपड़े के शोरूम के लिए पास कराया गया है, लेकिन यहाँ पर उसके चलते मैं अपने साथी से कहूँगा दिखाएंगे किस तरह ये यहाँ पर पूरी तरह अभिभावकों का जो यहाँ पर पहुंचे हैं अपने बच्चों को लेने के लिए, ये स्क्वाड एन के नाम से नोटिस दिया गया है एमडीए द्वारा, और यहाँ पर ये बताया गया है कि ये एक कपड़े के शोरूम में पास कराया गया मानचित्र है, लेकिन यहाँ पर कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है, और जिसके चलते यहाँ पर अभिभावकों के बच्चे लेने आते हैं, कोई यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते लगातार यहाँ पर जाम लग रहा है। और जाम की स्थिति की वजह से कोई भी हादसा होता है तो एमडीए ने साफ तौर से नोटिस में दे रखा है, अगर कोई भी हादसा होता है उसका जिम्मेदार केवल और केवल कोचिंग संचालक होंगे या ये भवन स्वामी होंगे। अब देखना ये है क्या ये भवन स्वामी एमडीए के मानक के अनुसार कोई अपना मानचित्र दिखा पाते हैं, या जैसा कि एमडीए ने कहा है कि ये बिल्डिंग सील करी जाएगी, अब देखना होगा ये सील की जाएगी या कोई ऐसा मानचित्र यहाँ भवन स्वामी द्वारा दिखाया जाता है। सुमित टंडन, सुदर्शन न्यूज़, मुरादाबाद। इस समय मौजूद मुरादाबाद जनपद के शहर मुरादाबाद क्षेत्र में आपको बता दें, बीते दिनों लगातार जो बात चल रही थी, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इस बिल्डिंग को नोटिस दिया गया था, मानक अनुसार। धर्मनगरी चित्रकूट में गौरक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद महाराज यात्रा लेकर चित्रकूट पहुंचे, जहां समर्थकों और श्रद्धालुओं ने जोरदार अभिनंदन किया है। यात्रा का उद्देश्य गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर प्रदेश की सभी विधानसभाओं तक संदेश पहुंचाना बताया जा रहा है। जगह जगह लोगों ने फूल वर्षा कर स्वागत किया और धर्म के पक्ष में संकल्प लिया। इस दौरान समर्थकों ने हाथ उठाकर गौरक्षा का संकल्प भी लिया। पूरे क्षेत्र में धार्मिक वातावरण और जय घोष से माहौल भक्ति हो गया। आज हम चित्रकूट जनपद के बरगढ़ मोड़ पर हैं और हमारे यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर मुर्गा है, जहाँ से भगवान राम मूर्ति घूम करके और इसी चित्रकूट में 14 वर्षों तक रहे हैं। और ये चित्रकूट वो धरती है जो भगवान राम की तपोभूमि के नाम से जानी जाती है, और भगवान राम यहाँ लगभग 12 वर्ष रहे हैं। इसी चित्रकूट में ये वही चित्रकूट है जो भगवान राम के नाम से जानी जाती है। और आज इसी चित्रकूट में जगत गुरु आनंद जी महाराज पधारे हैं। जो लोग थे जिन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे कि आखिर जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी यहाँ पधारे, क्या कुछ उन्होंने संदेश दिया लोगों को और क्या कुछ अब इस संदेश पर कितना अमल किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शंकराचार्य जी के आगमन पर सनातन धर्म के ध्वजा को ऊपर तक पहुंचाने के लिए उनका बहुत ही बड़ा सहयोग रहा। वैसे भी गौ माता का जो रक्षा का प्रश्न है, भागवत जी ने भी लिखा है, यदा देवेश को करना चाहिए, हम सब लोगों को करना चाहिए, उनकी रक्षा करना चाहिए। आज रोड में एक्सीडेंट होते हैं, गौ माता मर जाती है, एक नहीं हमने देखा 2-2, 4-4, 5-5 गौ एक साथ समाप्त तो हो जाती है एक्सीडेंट से। ये बहुत ही दुख वाली बात है, इनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। इस तरह से भी शंकराचार्य जी आए और एक संकल्प हुआ कि हम लोगों को उंगली ऊपर उठा करके ये संकल्प लेना है, जैसे भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र धारण करते हैं अपनी उंगली पर, तो उस तरह से हम सबको सुदर्शन चक्र इस उंगली पर धारण करना है। तो संकल्प पत्र का क्या उद्देश्य है? देखिए, हमें हिंदू धर्म के नाते शंकराचार्य जी महाराज की बातों का पालन करना चाहिए। वैसे हम लोग जितना ज्ञानी नहीं हैं, हिंदू धर्म में गौ माता को श्रेष्ठ मानते हैं। बहुत सारे गौ रक्षा मंच बने हैं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए बहुत सारे संगठन बने हैं, पर कोई उतर करके उसमें
पश्चिम चंपारण के बेतिया अनुमंडल के चनपटिया प्रखंड स्थित चौधर टोला राजकीय प्राथमिक विद्यालय की बदहाल स्थिति सामने आई है। 1971 से संचालित इस विद्यालय में पहली से 5वीं कक्षा तक के 146 बच्चे नामांकित थे, लेकिन केवल 3 कमरे होने के कारण अधिकांश बच्चों को खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करनी पड़ रही है। भीषण गर्मी में बच्चे और शिक्षक दोनों धूप में शिक्षा देने को मजबूर है। स्थानीय लोगों ने भवन निर्माण की मांग की है। जिला पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने मामले की जांच और आगामी बजट में समाधान का आश्वासन दिया है। अभी संज्ञान में मामला आया है। कल ही हमारे संज्ञान में यह मामला था और आदरणीय डीएम सर के द्वारा भी मुझे भेजा गया था उसकी सूचना जांच करवाने के लिए। आज हमारे कर्मी वहां गए भी हैं, जांच चल रही है। वो भूमिहीन और भवनहीन कुछ हमारे विद्यालय हैं जिनकी सूची भी पहले मैंने मीडिया में शेयर किया था और विभाग को भी सूचना है इसकी। तो संभवतः उस विद्यालय से संबंधित है और भवन निर्माण के लिए जो हम लोग प्रोसेस है 26-27 के बजट में कई स्कूलों का भी प्रावधानित है, तो संभवतः उसमें हम लोग लगे हैं, उसको हम लोग करवाएंगे। सर वहाँ शेड नहीं है, खुले आसमान में मध्याह्न भोजन बन रहा है। जैसे कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिसमें देखा जाता है चिपकीली कुछ ना कुछ पड़ता है, उस हालात में वहाँ पे खुले आसमान में भोजन बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये होना नहीं चाहिए और सरासर मतलब विभाग का आदेश भी नहीं है कि इस तरह के वातावरण में मध्याह्न भोजन का संचालन हो। उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। अगर जो दोषी पाए जाते हैं उन पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे कि किस परिस्थिति में खुले में भोजन बनाया जा रहा है। विद्यालय के प्रचार के कहना है कि हम लोग बार बार लिख के जिला को सूचना देते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। जी हो सकता है। जो मैंने अभी आपको बात बताई है कि भवनहीन भूमिहीन विद्यालयों की सूची हम लोगों ने विभाग को भेजी है। राशि प्राप्त होते ही 26-27 के बजट में उसमें हम लोग दरभंगा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बकरीद के अवसर पर गौवंश संरक्षण और अवैध तस्करी के विरोध में जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि जिले में कहीं भी गौवंश की अवैध तस्करी या वध होता है तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। कार्यकर्ताओं ने कहा गौवंश आस्था का विषय है, कानून का कड़ाई से पालन जरूरी है। उन्होंने प्रशासन से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर सतर्कता बरतने की भी मांग उठाई है। डीएम साहब के आपको ऑफिस में आए हुए हैं, क्या मुद्दा लेके आए हुए हैं? जय श्री राम। डीएम साहब के ऑफिस हम लोग आए हैं जो सबके नाम पे गौ माता का हत्या किया जाता है, उसका रोकथाम हो और हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को सर्वोपरि ऊपर स्थान दिया जाता है और हम लोगों के कहीं भी जो गौ माता का हत्या कर दिया जाता है बकरीद के नाम पे या उत्सव के नाम पे, वो नहीं होना चाहिए। हमें इसके खिलाफ, हम लोग इसके विरोध में डीएम साहब के पास आए हैं ज्ञापन देने के लिए। जय श्री राम। डीएम साहब के आपको जी बोलिए। बिहार राज्य में अवैध गो हत्या जो बकरीद के अवसर पर होने की संभावना है और अवैध रूप से पशु तस्कर जो है सो गो माता का आपको तस्करी कर रहे हैं, इसके विरोध में अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद जो है बिहार प्रदेश की ओर से और दरभंगा शाखा की ओर से हम लोग जिला पदाधिकारी को, गो माता में 36 कोटि देवताओं का निवास है और गो रक्षा करना हम सबों सनातनियों का कर्तव्य हो जाता है। इसीलिए प्रशासन से हम लोग गौ माता के रक्षा का हम लोग अनुरोध किए हैं, प्रार्थना की। बिहार के कैमूर जिले में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और युवकों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। कुडनी थाना क्षेत्र के चंडेश चौक के पास गोरिया नदी पुल पर हुई इस घटना में 3 युवकों के साथ मारपीट का आरोप लगा है। बताया जा रहा है डीएल चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों ने युवकों पर लाठी से हमला किया, जिसमें एक युवक हिमांशु कुमार का सिर फट गया और उसे रामगढ़ रेफर अस्पताल में 3 टांके लगवाने पड़े। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है। एसडीओपी ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। ये घटना कल रात के करीब 8:30-9 बजे का है और ये 3 लोग जो बाइक पे सवार थे वहाँ से गुजर रहे थे जहाँ पे पुलिस की चेकिंग चल रही थी। कुदरा थाना वहाँ पे चेकिंग कर रही थी, तो इन लोगों का आरोप है, जो 3 लोग बाइक पे सवार थे और जो आगे चोटी है, उनका आरोप है कि वहाँ एक पुलिस अफसर ने उनके साथ बदतमीजी की और उनके साथ मारपीट की, उनको चोट भी आई है। कल रामगढ़ थाना में गया था, उनसे बातचीत हुई, बयान दिया उनका, और इन तीनों में से एक चोटिल है और बाकी 2 तो सही सलामत है। और इनका आरोप है कि कुदरा थाना के एक पुलिस पदाधिकारी द्वारा ऐसा किया गया है। इनका नाम राकेश कुमार है, जमादार है, और इस मामले का संज्ञान एसपी साहब द्वारा तुरंत किया गया है और इसमें जांच के लिए कहा गया है।
संभवतः बिहार के कैमूर जिले में जिला परिषद कार्यालय की कार्यप्रणाली पर अब गंभीर अनियमितताओं और संभावित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। जिला परिषद सदस्यों ने डीएम को आवेदन देकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आरोप है कि विकास योजनाओं के चयन और क्रियान्वयन में पारदर्शिता नहीं है और कई योजनाओं को बदलकर वित्तीय गड़बड़ी की आशंका वाली योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि बैठकें समय पर नहीं बुलाई जा रही हैं, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रही है। विशेष बैठक बुलाने और निष्पक्ष जाँच की मांग तेज हो गई है। देखिए, मामला ये है कि आज कैमूर जिला मुख्यालय में आज हम लोग आए हैं जिला परिषद में, और हमारे साथ 9 जिला परिषद सदस्य कैमूर से, और आकर हम लोग विशेष बैठक का आग्रह किए हैं। और जैसा कि हम लोग को जानकारी मिली है कि कुछ लोगों ने रामगढ़ के पूर्व विधायक ने कंप्लेन किया कि जिला में हाई मस्ट लाइट लगाई जा रही है, जिसमें काफ़ी अनियमितता है। हम लोग को सूचना नहीं थी, लेकिन जब जानकारी हुई तो हम लोग आए हैं मिलने के लिए। तमाम कैमूर जिला में 1900 क्षेत्र है और सभी जगह का योजना वंचित करके और ये मनमाने ढंग से ये 1.5 लाख का लाइट 6.5 लाख रुपया के नाम पर फर्जी निकासी किया जा रहा है। तो उसी को लेकर विशेष बैठक हम लोग करने के लिए आवेदन दिए हैं कि आखिर क्या मामला है, ताकि सभी मेंबर बैठे साथ में, और जो कैमूर के डीडीसी हैं वो भी साथ में रहेंगे इस बैठक में। विशेष बैठक का हम लोग आग्रह करने के लिए अध्यक्ष के नाम हम लोग पत्र दिए हैं और माननीय जिला पदाधिकारी महोदय से मिलकर और उनको एक आवेदन दिया गया, जिसमें ये कहा गया है कि सभी योजनाओं, जैसे कि जो भी कैमूर में महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, तमाम 19 जिला परिषद है कैमूर में, सभी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजनाएं देनी है। तमाम जगह गली नली लाइट, तमाम तरह का स्कीम, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था, तमाम तरह का योजना जो सरकार के द्वारा संचालित की जाती है, उसमें से अनुसार मुंगेर सदर अस्पताल में दिव्यांग मरीजों के लिए लगाई गई लिफ्ट कई दिनों से खराब पड़ी है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से बने इस अस्पताल में आधुनिक सुविधाएं तो उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन लिफ्ट बंद होने से दिव्यांग, बुजुर्ग और गंभीर मरीजों को सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। भाजपा के पूर्व जिला प्रवक्ता ने भी विभाग पर उदासीनता का आरोप लगाया है। लोगों ने जल्द मरम्मत की मांग की है। हॉस्पिटल की व्यवस्था, लिफ्ट तो क्या, बहुत सारी चीजें बंद है। लिफ्ट में जो गरीब लोग, जो विकलांग लोग आते हैं, उनको इतना प्रॉब्लम होना पड़ता है कि कई लोगों को बोलना पड़ता है कि सर ऊपर उठा, हमको चढ़ा दीजिए, और लोग चढ़ा भी देते हैं, मगर इतना हजारों हजार करोड़ लगाकर इतना समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है, जबकि हमारी सरकार पैसे में कोई कमी नहीं करती है। जब पैसा इतना फंड, अभी देखिए हॉस्पिटल के बगल में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग रखी हुई है, मगर ढाक के 3 पात हो गया है। और सरकार, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, उनका रवैया, ना तो वह सरकार को लिख के देते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में यह प्रॉब्लम है, जबकि सीएस और बहुत बड़े ऑफिसर होते हैं, अगर वो एक बार लिख के दे कि हम यह गड़बड़ी है, तो हमारी सरकार की तरफ से पूर्ण रूपेण मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 24 घंटे में यह लिफ्ट की समस्या समाधान हो जाएगी। मगर क्या है, एक दूसरे का मुंह देखना, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ नहीं करना, यही हमारे मुंगेर के हॉस्पिटल का कार्यशैली बन गया है। और यह बहुत ही निंदनीय है कि कर्मचारी, सरकार का तो काम है पैसा दे देना, मगर यहाँ का ऑफिसर का काम है कि कर्मचारी को बुलाकर उसको ठीक कराना। और ये कर्मचारियों का दोष है, कोई डॉक्टरों का दोष है, जो ऑल इन ऑल है हॉस्पिटल के, उसका दोष है। और कुछ हो सकता है एनजीओ के द्वारा होता होगा, तो ये एनजीओ का दोष है। क्या नाम है? रामाशीष कुमार, पूर्व प्रवक्ता, जिला मुंगेर।
फरीदाबाद में IGRA शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाटर ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई समीक्षा बैठक के दौरान 1 से 26 मई तक दर्ज शिकायतों की जांच में कई खामियां सामने आई। पाया गया कि कुछ अधिकारी शिकायतकर्ताओं से संपर्क किए बिना ही निस्तारण रिपोर्ट लगा रहे थे। इस पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने 28 अधिकारियों के मई माह के वेतन पर रोक लगा दी और 3 दिन में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। कई विभाग कार्रवाई की जद में आए हैं। शिकायतों का निस्तारण करने में अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही पर जिला अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की। बात करेंगे जिलाधिकारी फरीदाबाद किस तरह कार्रवाई की। IGRA शासन की प्राथमिकता की एक योजना है जिसमें लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं, शिकायतें हैं, उनका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण होना एक सबसे बड़ी प्राथमिकता है और उसी के तहत सभी विभागों को निर्देशित किया गया था कि जितने भी कंप्लेनेंट्स है, शिकायत करता है, उनका जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण संतोष पूर्वक होना चाहिए, आख्या भी गुणवत्तापूर्वक होनी चाहिए। बार बार निर्देशित करने के उपरांत भी जो आख्याई थी वो असंतोषजनक थी और इतना भी ये पूरा परीक्षण करने पर पाया गया कि शिकायतकर्ता से वार्ता भी नहीं की गई है। उसी क्रम में कार्रवाई में हमने लगभग 20 अधिकारियों के वेतन मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में बाइक और ई-रिक्शा की मामूली टक्कर के बाद दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि कुछ लोगों की भीड़ ने पिता पुत्र पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और ई-रिक्शा भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। आपका सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। सचिन जी, प्यारेलाल अस्पताल पीड़ित परिवार के पास पहुंचे, क्या पूरा मामला था? कल रात की घटना, थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र से एक ई रिक्शा चालक राजेश लोधी, उनका बेटा मोटरसाइकिल पे पीछे से आ रहा था, सुभाष नगर से आ रहे थे और उन्हें ब्रह्मपुरी के निवासी हैं, ब्रह्मपुरी जाना था अपने घर में। रात के 10 बजे की घटना है। एक मुस्लिम युवक स्कूटी पर आ रहा था, उसको जरा सी रिक्शा की टक्कर लगी। उसने वहाँ जो है उन्हें पकड़कर और वहीं के लोग इकट्ठे हुए 15-20 विधर्मियों ने उनको पकड़ के जिहादियों ने मारा। मुस्लिम समाज के युवकों ने डंडे से, रॉड से, ईंटों से उनको जो है पथराव किया, पत्थरबाजी करी। उनकी ई रिक्शा और उनकी मोटरसाइकिल को वहाँ से ले गए। आप देखिए एक तरीके की प्रदेश के मुख्यमंत्री। सीमा, कौन लगते हैं आपको? मेरे पति हैं ये। क्या मामला? सर, ये घर से पुराना गेट से आ रहे थे कबाड़ी बाजार में आगे पता नहीं क्या हुआ, मुझे इतना पता नहीं है। 10-15 लोग आए, रोड, डंडे, ईंट पत्थर मेरे बेटे को, मेरे आदमी को, दोनों को ही मारा है, गिरा के। कौन लोग थे? ये मुसलमान नहीं, नाम तो नहीं पता। 10-15 जने थे। कोई कार्रवाई हुई अभी तक आपको? सर, अभी तो कुछ नहीं हुआ। कोई कार्रवाई नहीं? मुकदमा लिखा गया आपका? मुकदमा नहीं लिखा गया। सीमा, कौन लगते हैं आपको? मेरे पति हैं ये। क्या मामला? सर, ये घर से पुराना। कानपुर में हलीम कॉलेज ग्राउंड स्थित बकरा मंडी में हुए विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया है। जानकारी के मुताबिक मंडी में मौजूद गनर को लेकर कमेटी सदस्यों और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के बीच विवाद की स्थिति बन गई। आरोप है इस दौरान कुछ लोगों के साथ मारपीट, पैसे छीनने की शिकायत सामने आई है। घटना के बाद मौके पर तनाव की स्थिति बन गई और नारेबाजी भी हुई है। मंडी कमेटी के सदस्य वफा अब्बास ने चमनगंज थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। संपर्क विधायक होता, अगर वो इतना ईमानदार विधायक हो, इतने मुकदमे न लगते शहर में। ये तो हमारे मुसलमान भाइयों का कोई विकल्प नहीं है, उसके अलावा कोई चेहरा नहीं है, तो हम लोग उसको जिता देते हैं। आज वो जेल में था, चुनाव किसने जिताया? वो इतना ईमानदार और संपर्क विधायक होता, अगर वो इतना ईमानदार विधायक हो, इतने मुकदमे न लगते शहर में। ये तो हमारे मुसलमान भाइयों का कोई विकल्प नहीं है, उसके अलावा कोई चेहरा नहीं है, तो हम लोग उसको जिता देते हैं। आज वो जेल में था, चुनाव किसने जिताया? इतना ईमानदार और संपर्क विधायक होता, अगर वो इतना ईमानदार विधायक हो, इतने मुकदमे न लगते शहर में। ये तो हमारे मुसलमान भाइयों का कोई विकल्प नहीं है, उसके अलावा कोई चेहरा नहीं है, तो हम लोग उसको जिता देते हैं। आज वो जेल में था, चुनाव किसने जिताया? फिरोजाबाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कुख्यात
दो कुख्यात अपराधियों की करोड़ों की अवैध संपत्ति कुर्क कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे के निर्देशन में अवनीश और हरिशंकर की अचल संपत्तियों को जब्त किया गया, जिनकी कीमत लगभग 31 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। ये संपत्तियां आगरा क्षेत्र में स्थित फ्लैट और प्लॉट हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों अपराधी संगठित गिरोह बनाकर अवैध गतिविधियों से संपत्ति अर्जित कर रहे थे। इससे पहले भी कई अन्य अभियुक्तों की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। अमेठी में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और विधायक महाराजी प्रजापति के आवास पर हंगामे का मामला सामने आया। आरोप है कि मंगलवार रात कुछ लोग दर्जनों वाहनों से पहुंचे और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान वीडियो बनाने पर मोबाइल छीनने और धक्का मुक्की का भी आरोप लगा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पीड़ित पक्ष ने नामजद तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सीओ ने कहा है कि साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। क्या हुआ तब यहाँ पे, क्या घटना हुई? हमारे यहाँ घटना, हम लोग क्षेत्र में गए थे, हमें सूचना प्राप्त हुई, हमारे घर पे जो है कुछ लोग जो है आए हैं, कुछ लोग आए, 3 गाड़ियों से आए थे, जो गद्दी गालियां देकर विधायिका जी को, हमारे पूरे परिवार को गाली देने लगे, मार से डालने की धमकी दिए। जब हमारे घर के नौकर हमें सूचना दिए तो हमें पता चला, तो हमने पूछा वीडियो बना लो, वीडियो बनाया भी है, उनका रिकॉर्डिंग भी है। तो हमने आके देखा, जब हमने देखा तो उसमें पता चला शेर बहादुर यादव घटकौर और राजेश यादव, तमाम कई ऐसे लोग थे जो उसमें गाड़ी में बैठे हुए थे। जय सिंह यादव, बलराम यादव खाजा और अनुराग यादव रेबा, ये कई तमाम और भी नाम थे जो प्रार्थना पत्र हमने बना दिया, सबका नाम मेंशन भी है। और हम चाहते हैं कि आप सबके न्यूज के माध्यम से इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और प्रथम सूचना दर्ज हो। हम चाहते हैं डीएम और एसपी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अखिलेश यादव जी, इन लोगों के ऊपर संज्ञान। क्या कारण है, वजह कुछ सही निकल? वजह तो हमें जानकारी पूरी प्राप्त। अमेठी में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेत्री स्मृति ईरानी ने अपने दौरे के दौरान सिंहपुर ब्लॉक के पूरे ठकुराइन मजरे मत्तीपुर गांव पहुंचकर वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश तिवारी के भाई ब्रजेश तिवारी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया, हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता समर्थक मौजूद रहे। राजनीतिक हलकों में इस दौरे को अहम माना जा रहा है, खासकर हाल की राजनीतिक सक्रियता के बीच इसे भाजपा संगठन को मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। अमेठी में जायज पुलिस ने महज 10 घंटे के भीतर लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। 26 मई को मौजमगंज पुल के पास महिला से बाइक सवार बदमाशों ने मंगलसूत्र झपट लिया था। पुलिस चेकिंग के दौरान खरौली नसीराबाद मार्ग पर संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद दोनों को दबोच लिया गया। पुलिस ने लूटा गया सामान, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद कर ली है। आज दिनांक 26/5/2026 को समय सुबह करीब 10 बजे थाना क्षेत्र जायस में सीताला देवी के साथ 2 मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने उनका मंगलसूत्र लूट लिया था, जिसपे पीड़िता की तहरीर पर थाना जायस पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों को तलाशने तथा उनकी गिरफ्तारी हेतु कुल 5 टीमों का गठन किया गया था। आज शाम थाना प्रभारी जायस को मुखबिर से सूचना मिली कि जिन अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है वो खरौली के रास्ते होते हुए नसीराबाद की तरफ जाने वाले हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी जायस अपने पुलिस टीम के साथ गंगाराम मोड़ के पास आकर चेकिंग लगा दिए थे। इसी बीच मोटरसाइकिल सवार उधर से जाते हुए दिखे। पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग हेतु जब उनको रोकने का प्रयास। कैमूर जिला परिषद एक बार फिर विवादों में है। रामगढ़ के पूर्व विधायक अशोक सिंह द्वारा स्ट्रीट लाइट योजना में लाखों रुपए के गबन की फोनिक शिकायत के बाद डीएम नितिन कुमार सिंह ने 3 सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी है। मामले पर जिला परिषद अध्यक्ष रिंकी सिंह ने प्रेस वार्ता कर आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह हाई मास्क स्ट्रीट लाइट योजना है और सभी कार्य पारदर्शी हैं। उन्होंने जिला परिषद के विकास कार्यों को बिहार में नंबर 1 बताया और राजनीतिक साजिश का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जाँच की मांग की है। देखिए, उन लोगों को मैं फंड देती हूँ क्योंकि चुनाव लड़ना है सबको, तो सबके द्वार जाएंगे ही, सबकी गली जाएंगे ही, तो कुछ चीज़ें तो सही तो रहनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो
अध्यक्ष का काम है, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ तो पूरा जिला मेरे अंडर में आता है, पूरे जिले में मैं कहीं भी काम करा सकती हूँ। पार्षद का काम अनुशंसा करना है, पार्षद कहीं पेपर में है नहीं। ये लोग ठेकेदारी करवाने का काम करते हैं, इसलिए इन लोग को दिक्कत है। मैडम, आपने एक बात कहा है जी कि भभुआ भाग 3 के जो पार्षद हैं जी, लल्लू पटेल और विकास पटेल जी, इनको मैंने पहला बार भी खरीदा, दूसरा बार भी खरीदा और तीसरा बार भी आए थे बिकने के लिए जी, हमने नहीं खरीदा जी। आपके यहाँ कुल 19 सदस्य हैं जी, आपको अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए जी करीब 10 चाहिए। जी बिल्कुल। तो 10 में कितने पार्षदों को खरीदा गया है इस चेयर पर बैठने के लिए? जी, हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सभी जानते हैं। और किसी पार्षद ने आज तक मुझे कभी परेशान नहीं किया और इस तरीके का व्यवहार मेरे साथ नहीं किया। और जो लालू पटेल ने किया, जो कि ये दुखद है, जो कि मुझे ये बोलना पड़ रहा है। मैडम, खरीद फरोख्त बिहार के कैमूर जिले से बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर है। दुर्गावती थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 19 पर कर्मनाशा छज्जूपुर पोखर के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में सराय गांव निवासी कंचन कुमार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची NHI टीम और पुलिस ने युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गावती पहुंचाया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश में जाँच शुरू कर दी है। में नहीं, वो मूवमेंट अवस्था में लाए गए हैं वहाँ से कर्मनाशा बॉर्डर से NHI के एम्बुलेंस के द्वारा। इससे उनके नाम की जानकारी हुई है कि उनका नाम है कंचन, पिता बैरिस्टर देवी, उम्र करीब 30 साल, ग्राम सराय, पोस्ट डरवन, रामगढ़ के रहने वाले। मुझे हाईवे पेट्रोलिंग जो है वो मुझे सूचना दी और मैं सर वहाँ पे पहुँची, छज्जूपुर पोखरा जो हाईवे पे पड़ता है ओवर ब्रिज पे, मैं वहाँ पे आई तो समस्तीपुर के पूसा अंचल स्थित धुबगामा पंचायत के बालीकुल गांव में सती माता मंदिर प्रांगण में 10 दिवसीय श्री रामचरितमानस कथा का भव्य समापन हुआ है। श्री राम कथा संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अयोध्या धाम से पहुंची कथावाचिका देवी आराधना सरस्वती ने कथा के दौरान धर्म, गौ संरक्षण और भारतीय संस्कृति पर विस्तार से विचार रखे और राम कथा के माध्यम से समाज में नैतिक मूल्यों को मजबूत करने का संदेश दिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कथा के समापन पर भक्ति जय श्री राम के जय घोष से पूरा परिसर गूंज उठा। अंतर्गत कल्याणपुर सुरक्षित विधानसभा का पूसा प्रखंड का मलिकोर गांव, मैं इस मलिकोर गांव में हूं और मेरे साथ कथावाचिका के तौर पे आई हुई हैं कथा की महत्ता, क्योंकि अब इसे समझ लिया। घाट से हूं, क्या कहना चाहेंगे? राम कथा की महत्ता अभी वर्तमान परिवेश में क्यों महत्व है? लोगों को इसका श्रवण क्यों करना चाहिए? राम कथा जहाँ जहाँ आयोजित होती है या आप लोग के माध्यम से राम कथा कही जाती है, उसमें पूरे राम कथा में अपनी अपनी महत्व है, हर कथा में अपनी अपनी। प्रथम परात्पर ब्रह्म है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में इतनी समस्याएं हैं, लोग जो है तनावग्रस्त हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो नौजवान हो, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में समस्या है। नौजवान हैं उनकी भी समस्या है कि समय नहीं मिल रहा है, जो बुजुर्ग हैं उनके पास भी समस्या है कि समय नहीं कटता है। तो व्यक्ति यदि श्री रामचरितमानस की छत्र छाया में रहे तो निश्चित रूप से उसके जीवन में संघर्ष होगा, क्योंकि भगवान राम के जीवन में जितना संघर्ष रहा है, अध्ययन, अनुशीलन, अनुसरण परम आवश्यक है। चलिए महत्व और बढ़ते हैं। और मेरा आपसे दरभंगा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध और धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध मार्च निकाला है। रामगंज क्षेत्र से शुरू हुआ यह मार्च नाका नंबर 6 चौक तक पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और कार्यक्रम का नेतृत्व जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर और अध्यक्षता रिंकू झा ने की है। संगठन ने प्रशासन से गौ संरक्षण कानूनों के सख्त पालन और संवेदनशील मामलों में कठोर कार्रवाई की मांग की। कार्यकर्ताओं ने धार्मिक सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की है।
आह्वान अभियान मनाया गया है राम जानकी मंदिर जो रामगंज में है। और यहाँ हम लोग जितने भी हिंदू भाई बहन हैं और भारत माता के संतान हैं, हम सब आज संकल्प लिए हैं हम लोग सब कि हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे गांव-गांव में, ब्लॉक में और हर जगह माता अभियान जाग उठा है हिंदुस्तान, जाग उठा है हिंदुस्तान। मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ, किसी के उत्सव में से सभी उत्सव में सभी साथ मिलजुल कर करें, लेकिन हिंदू समाज का आस्था का प्रतीक यदि गौ माता की हत्या होगी तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, माँ शक्ति दरभंगा परिवार एवं समस्त सनातनी बंधु रोड पर आएंगे। और इसका अभियान इसलिए हम लोगों ने जिला अधिकारी माध्यम से भी अपना पत्र और ज्ञापन दिया है। आज राम जानकी मंदिर परिसर में भी गौ हत्या अभियान के तहत एक बैठक हुई है और इसके लिए देश बचाने के लिए सैनिक जैसे अपना कुर्बानी देता है वहाँ भारत माता के लिए, इसलिए गौ माता है, इसकी सुरक्षा होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए। और प्रशासन से मैं प्यारे सावधान, जाग उठा है हिंदुस्तान। आज मैं आपके प्रेस के माध्यम से उन सभी धर्मियों को कहना चाहता हूं कि जो उत्सव के नाम पर किसी भी धर्म दूसरे धर्म को आस्था के ठेस पहुंचाता है, उसको जवाब देने। कैमूर में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया, जहां नौकरी दिलाने के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। पुलिस ने 10 म्यूल अकाउंट की पहचान की है, जिनसे करीब 13 लाख रुपए की ठगी, 8 शिकायतें दर्ज है। पटना साइबर यूनिट की सूचना पर कार्रवाई करते हुए चैनपुर और भभुआ क्षेत्र से जुड़े खातों की जांच की गई। जांच में एक आरोपी सत्येंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया गया है, जो बेरोजगार युवाओं से खाते खुलवाकर दस्तावेज अपने पास रखता था और ठगी में उपयोग करता था। साइबर क्राइम स्पेशल यूनिट बिहार पटना द्वारा कुछ म्यूल अकाउंट की जांच संबंधित विवरणी प्रत्येक जिले को भेजी गई है, उसमें हमारे जिले को भी प्राप्त हुई। उसमें हमने सबसे पहले जांच के क्रम में जो भी अकाउंट की हमें जानकारी थी, उसमें खाता धारकों को हमने नोटिस भेजा। उसी नोटिस को भेजने के उपरांत कल हमारे थाना में 2 लोग उपस्थित हुए। उसमें एक का नाम अभिषेक कुमार और एक लड़की थी, उसका नाम है लाखो कुमारी। दोनों भाई बहन हैं, ठीक है। उनके पिता का नाम राजेंद्र बिंद है और पता असराड़ी चैनपुर का है। तो इनको हमें जो जानकारी मिली थी वो SBI अकाउंट चैनपुर के खाता से संबंधित थी। फिर हमने पूछा कि भाई इस अकाउंट में फ्रॉड हुआ है, तुम्हें क्या पता है? तो दोनों पढ़ने वाले बच्चे हैं, पार्ट 2 पार्ट 3 में पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें बस हमारा खाता खुलवाया गया, बाकी हमने कोई ट्रांजैक्शन इससे नहीं किया गया। तो हमने पूछा कि तुम्हारा पासबुक और ATM कहाँ है? तो उसने कहा कि हमारा ATM, पासबुक और सिम नंबर, जिस सिम खाते से वो अकाउंट खुला था, हमने एक व्यक्ति को दिया, ठीक है। तो हमने बोला ऐसा तुमने क्यों किया? तो उसने कहा कि उस व्यक्ति ने हमें कहा था कि तुम हमें। कर्नाटक के बेलगावी जिले के चिक्कोड़ी तहसील के हिरेकोड़ी गांव में पीने के पानी की गंभीर समस्या को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। घर घर गंगा योजना के तहत चल रहे JJM प्रोजेक्ट के बावजूद पानी की सप्लाई ठप होने से महिलाएं पुरुष खाली बर्तन लेकर सड़कों पर उतर आए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया, करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद योजना पूरी तरह फेल साबित हुई है। इस दौरान ग्राम पंचायत अधिकारियों से तीखी बहस हुई। ग्रामीणों ने जल्द समाधान न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। का अभाव तो वहीं दूसरी तरफ पानी की समस्या बहुत सारी दिखाई दे रही है। तो आज हम कर्नाटक बेलगाम जिले के चिक्कोड़ी तहसील के हिरकुड़ी गांव में आए हुए हैं। हिरकुड़ी गांव में यहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से घर घर, लेकिन अभी तक यहाँ लोगों ने इसके बारे में बात करेंगे। सर, माजी सैनिक राजेंद्र कांबले, इस गांव में मैं फौज को विदाई करके 3 साल हो गया। जब से मैं आया हूँ देख रहा हूँ हर साल जो है यहाँ पर गर्मी के सीजन में जो अपने लोगों को, हमारे जो इर्द गिर्द जो बस्तियां हैं, लमसम 3000 तक हम लोग यहाँ पर वासी हैं। तो हम लोगों को जो है यहाँ पर हर गर्मी में जो है ये प्रॉब्लम आ जाता है। बारिश के दिन में जो है उस टाइम में तो बोरवेल के पानी चल जाता है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि हर बार जो पानी के ऊपर इन लोगों ने जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो अपनी टैक्स की पैसा है, उसको जो है सही इस्तेमाल करना चाहिए। 2014 में इन्होंने मल्टी विलेज स्कीम का जो है इन्होंने प्रोग्राम बनाया, उसमें कम से कम 6 पॉइंट समथिंग जो है CR का जो है इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया। उसके बाद जो है अभी इस साल 20 और 25 के बीच में जो है जल जीवन मिशन का जो है घर घर नल का जो है हर घर नल में जो है इन्होंने पानी की जो है सुविधा बनाया। तो इसमें भी 7 करोड़ की लमसम जो है प्रोजेक्ट बनाया इन्होंने। तो उस पैसे
कहाँ पर चले गए और पानी एक बूंद तक नहीं आ रहा। और अभी तक हमें ये गांव में जो है, अभी जो हाल ही में जो बताया आप लोगों को, जो लेडीज लोगों ने बताया, 3 महीने से पानी नहीं आया यहाँ पर। तो हमारे पैसे जो है कहाँ पर खर्च हो रहे हैं ना? तो सर इसके बारे में आपने अधिकारी लोगों को बताया है, सूचना दिया है? और फिलहाल के लिए आपका राज्य में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।